Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin this beautiful topic integration. तो देखिए बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अब तक हम लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया और ये आखिरी टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन. ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रल्स. ठीक है, सपोज द कर्व फॉर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एज शोन इन फिगर. तो यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो y है वो x का फंक्शन है. ठीक है, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि y है ना किस तरीके से वेरी कर रहा है अगर हम लोग x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो. ठीक है, अब बच्चों इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर किसी x पर है ना, अगर मैं किसी x पर जा रहा हूं तो वहां पर लेटर से की जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, y आ रही है. अब अगर मैं बहुत जरा सा आगे जा रहा हूं है ना, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि मैं बहुत थोड़ा सा आगे आ गया है ना, इस तरीके से मैं कितना आगे गया, सिर्फ dx आगे गया, सच दैट की जो अगला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x प्लस dx है. तो x से लेकर के x प्लस dx के बीच में दूरी कितनी है, dx है ना. तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि चूंकि मैं बहुत जरा सा डिस्टेंस आगे गया x के लॉन्ग, तो y में हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई खास फर्क तो नहीं आ पाया होगा. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x पर भी फंक्शन की वैल्यू y है और x प्लस dx पर भी ऑलमोस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है, y है. ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो स्ट्रिप है इसको निकाल करके मैंने आपको बाहर एनलार्ज करके दिखाने की कोशिश करी है. तो इस स्ट्रिप की खासियत ये है कि इसकी थिकनेस हम लोग देख पा रहे हैं कि dx है और इसकी हाइट जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कितनी है, y है. तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर मैं y और dx को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि y इंटू dx कर दूं, तो ये बेसिकली मुझे क्या दे देगा, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप दे देगा. ठीक है, अब बच्चों मान लीजिए कि हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया निकालना चाहते हैं जो x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक आ रहा है. ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन का क्या रोल होता है. ठीक है, तो जैसे y dx ये तो बेसिकली क्या था, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप था. अब अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो इंटीग्रेट करने का मतलब होता है बच्चों सिंपली ऐड करना, है ना. तो मैं अगर यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंटल स्ट्रिप्स का एरिया जो है वो ऐड करने वाला हूं. और अगर मैं यहां पर देखूं कि मुझे क्या चाहिए था, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी, है ना, इतने रीजन तक का मुझे क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a टू b. तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b. मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट करना है, ये तो मैं समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन के साइन से, और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ही ये काम करना है, ये हमारे को इस लिमिट से समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर जो a है, जो नीचे वाला है, ये कहलाता है लोअर लिमिट और ऊपर वाला क्या कहलाता है, अपर लिमिट. तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कर्व है ना, वो x एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है a से b के बीच में, वो हमारे को चाहिए. ठीक है, तो वही बात देखिए बच्चों, यहां पर लिखिए कि लेट y इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x. तो y dx क्या हो गया, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप हो गया जिसकी थिकनेस dx थी. और ये जो स्ट्रिप है ये हम लोग कह सकते हैं कि कहां पर सिचुएटेड है, तो एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन है. ठीक है, अब यहां पर जो ये पूरा का पूरा टर्म है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, ये बेसिकली क्या बता रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल स्ट्रिप्स ईच ऑफ विड्थ dx टेकन फ्रॉम कहां से कहां तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक. ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम a टू b, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b तक का. ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने जिस टाइप के इंटीग्रल की बात करी वो कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स. डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि यहां पर जो है लिमिट्स होंगी, है ना. जैसे कि व्हेन फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स, द इंटीग्रल इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, है ना. यहां पर देखिए a से b हम लोगों ने लिमिट रखी थी ना, तो वही लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x बिटवीन द लिमिट्स a एंड b. a को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, और b को क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं. ठीक है, तो
तो चलिए बच्चों अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए y बराबर कांस्टेंट है ना, इस तरीके के फंक्शन का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर y इक्वल टू मैंने क्या लिया है, 6 लिया है ना। हर समय हम लोग देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा और y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 2 से लेकर के कहाँ तक, x इक्वल टू 4 तक। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर y क्या है, y जो है वो तो बेसिकली y इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, आप कुल मिलाकर के ये समझ पा रहे हैं कि हमारे को इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx निकालना है फ्रॉम 2 टू 4, है ना। और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाएंगे। हमें पता है कि x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2 से लेकर के हमारे को क्या करना है, x इक्वल टू 4 तक के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना, ये एरिया ही हमारा आंसर होगा। तो अब तो बहुत आसान हो गया इसका जवाब कैसे निकालेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे को एक रेक्टेंगल मिल रहा है ना, जिसकी एक साइड 6 है और दूसरी साइड कितनी है, 2 है। तो अब बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, 6 इंटू 2 करना होगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 12, ठीक है। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस बार जो हमारे पास ग्राफ है वो y बराबर mx प्लस सी है ना, इस वैरायटी का, मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा है, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, y बराबर x प्लस 3 ले रहे हैं, मतलब इसका स्लोप तो 1 है और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, 3 है, ठीक है। स्लोप 1 होने का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, और यहाँ पर y बराबर क्या है, x प्लस 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ परफॉर्म करना है, 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। तो बच्चों हमारे को फिर से इस बार समझ में आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये जो शेडेड एरिया है इसके बराबर आएगा, क्लियर है। तो अब ये एरिया कैसे निकाले, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कैसा है ना, कैसा डायग्राम बन गया, ये तो एक ट्रेपीजियम है ना। और ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ना, एरिया का फॉर्मूला ट्रेपीजियम के लिए क्या होता है, वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय, है ना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम से, क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये ट्रेपीजियम है और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों हमारे को ये पता है कि y बराबर क्या दिया हुआ था, x प्लस 3 दिया हुआ था। तो एट x इक्वल टू 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 5, और एट x इक्वल टू 4 है ना, x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 7। मतलब एक साइड हो गई कितनी, 5 हो गई और एक हो गई 7, और इनके बीच में दूरी कितने की है, तो वो तो 2 की है, ठीक है। तो हम लोग एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां पर हमने y बराबर क्या लिया है, x माइनस 3 लिया है। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारे को एक छोटा सा फर्क जो एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच में होता है वो हमारे को ये सिखाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये ओरिजिन है और ये हो गया x इक्वल टू 3, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर ही y बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर आपसे कोई कहे टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम लेटर से 0 टू 5, तो इस बार आप यहां पर क्या समझ पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि 5 जो है वो x इक्वल टू 5 यहां पर आ रहा है। तो यहां पर देखिए कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो तो ये वाला शेडेड एरिया है, क्लियर है। लेकिन हम लोग जब 0 से 3 तक जा रहे हैं ना, x इक्वल टू 0 से जब x इक्वल टू 3 तक जा रहे हैं, तो इस पूरे रीजन में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर जगह y की वैल्यू क्या आ रही है, y तो हर जगह नेगेटिव है, क्लियर है ये बात। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ y dx 0 से 3 तक करेंगे इस रीजन में, तो आप समझ पा रहे हैं कि dx तो हम लोग कैसा लेते हैं, dx तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इस रीजन में y कैसा आएगा बच्चों, y नेगेटिव आएगा, क्लियर है ये बात। तो इस वजह से है ना, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार जो इंटीग्रेशन ऑफ y dx है कहां से कहां तक, 0 टू 3 तक, वो कैसा आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है।
लेकिन आज तक हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से कि एरिया तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग 0 से 3 तक का एरिया अगर निकाल पाए तो उसमें अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो हमारा क्या दे देगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग 3 से 5 तक की बात करें तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एरिया विल बी सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 5 तक। लेकिन यहां पर की अगर हम लोग बात करें 0 से 3 तक की, तो यहां पर जो एरिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स करेंगे कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, तो उसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। और एरिया तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स अगर हमें करना है 0 से 5, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 3, और उसमें क्या कर देंगे, ऐड इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहां से कहां तक, 3 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों सबसे पहले एक काम करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये एरिया कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि y बराबर x माइनस 3 में अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर -3 आ जाएगा। तो ये एक ट्राइंगल देख पा रहे हैं जिसमें जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया बेसिकली हो जाएगा हाफ इंटू 3 के बराबर, मतलब कि 4.5। और ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू को 5 रखें तो y बराबर क्या आ रहा है, तो y बराबर 2 आ जा रहा है ना, मतलब ये हाइट जो है वो 2 है। और साथ ही साथ बेस भी हम लोग देख पा रहे हैं कि वो भी 2 है। तो ये एरिया कितना आ जा रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया है ना, अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4.5 प्लस 2, दैट इज 6.5 के बराबर। लेकिन क्या ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स के बराबर आएगा फ्रॉम 0 to 5, नहीं। ठीक है, तो बच्चों बहुत लॉजिकली हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि 0 to 3 है ना, अगर इस लिमिट तक की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम 0 to 3, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -4.5। और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम 3 to 5 अगर करेंगे तो ये तो चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू तो सिंपली कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 5, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -2.5 के बराबर। लेकिन एरिया जो है वो कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है एरिया अंडर द ग्राफ में और इंटीग्रेट करने में। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखा था इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है ना। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब यहां पर ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का इज यूज्ड टू डिनोट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि अगर आप यहां पर क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, लेट अस से आपके पास कोई भी फंक्शन होता था x का, लेट अस से i एज अ फंक्शन ऑफ x था आपके पास, तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, लेट अस से कोई और फंक्शन बन जाता था। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास लेट अस से i एज अ फंक्शन ऑफ x लेट अस से की है साइन ऑफ x, तो आप क्या करते थे, आप अगर इसे डिफरेंशिएट करते थे है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आता था, cos x आता था, राइट। तो वही हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ i विथ रेस्पेक्ट टू x, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा f एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। यहाँ पर i क्या है, तो i खुद भी एक फंक्शन ऑफ x है, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने एज साइन x लिया है। क्लियर है ये बात। तो यहां से अगला प्रोसेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, dix इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने ये अगला स्टेप लिखा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एफ एक्स है वो क्या है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन i एज अ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। अब तक मैंने क्या कहा था कि i एज अ फंक्शन ऑफ x था,
जिसको डिफरेंशिएट किया गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे को f एज अ फंक्शन ऑफ x मिला, जिसका एग्जांपल मैंने लिया था कि sin x को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें cos x मिला। क्लियर है ये बात? तो इसी को देखिए लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा वो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि i एज अ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। तो इसको बच्चों अगर हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, i एज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि हमारा क्या था, sin x था, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आइए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर किसे डिफरेंशिएट करने पर आपको cos x मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो f ऑफ x है ना, ये तो कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x, cos x, tan x, sec x, 1 plus x, 2 plus x, x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन dx, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किससे डिफरेंशिएट किया कि आपको ये f ऑफ x मिला। जैसे कि जो हमने एग्जांपल लिया उसके थ्रू हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसे डिफरेंशिएट किया होगा सच दैट कि आपको cos x मिला, और आपने किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ये एक पजल जैसा हो गया है ना। तो बेसिकली कहीं पर भी आपको अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पूछी जाए तो आपको क्या क्लिक करना चाहिए कि ये एफ एक्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में ये जो एफ एक्स है ना, तो आपने किससे डिफरेंशिएट किया होगा ताकि आपको एफ एक्स मिला। तो ये पजल का सॉल्यूशन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों फाइनली अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ, इट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नोन। ठीक है, तो पहले हमें क्या दिया रहता था, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे कोई फंक्शन दिया रहता था और बोला जाता था कि इसका डेरिवेटिव बताइए, लेकिन इस बार हमारे को उल्टा है, डेरिवेटिव दिया हुआ है और हमारे को वो फंक्शन बताना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर वो आया है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग ये नोट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि ये जो साइन है सिग्मा है ना, ये जो सिंबल सिग्मा है, इसका यूज किस चीज में होता है, फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज है उनको ऐड करना है तो हम लोग सिग्मा जनरली यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा कि इस बार हमने देखा था कि इस बार हम लोगों ने एडिशन ही किया है ना, लेकिन इस बार आप समझ पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो क्या थे, इनफाइनाइट थे। हमने dx थिकनेस के इनफाइनाइट स्ट्रिप्स है ना, उनको लेकर के उनको ऐड किया। तो उस केस में हम लोग सिग्मा के बदले क्या साइन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन वाला साइन। क्लियर है? तो सिग्मा और ये जो इंटीग्रल का साइन है ये दोनों ही बेसिकली एडिशन को ही बताते हैं, पर सिग्मा जो है वो यूज होता है फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन का साइन है दिस इज यूज्ड फॉर समेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको एक एग्जांपल के थ्रू सिग्मा के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में बेसिकली इसे इनकाउंटर करेंगे ज़्यादा, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई टर्म आया है ना जहां पर लिखा है समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो उसके ऊपर और नीचे समेशन के कुछ और चीज़ें भी मेंशन्ड होंगी। तो चलिए उसे समझते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल सिग्मा का सिंबल होता है जिसका मीनिंग होता है सम ऑफ। ठीक है, अब किसका सम करना है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है आर स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इनसाइड द ब्रैकेट्स, जो कि हमें क्या बता रहा है, what we do with each term of the sequence। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर r इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो r यहां पर क्या है, r इज हाउ वी एक्सप्रेस द टर्म इन आर सीक्वेंस। ठीक है, अब यहां पर 1 जो है वो पहला टर्म है, ये यहां पर मेंशन हो रहा है, और आखिरी टर्म क्या है, 5 है, तो यहां पर ये 5 इस तरीके से मेंशन्ड है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपको r की वैल्यू रखनी है 1, 2, 3, 4 और कब तक, 5 तक। तो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या करेंगे उसमें, अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ऐसा कब तक करेंगे, टिल 5 स्क्वायर प्लस 1 तक। क्लियर है ना? तो इस तरीके से देखिए बच्चों, बेसिकली 5 टर्म्स है ना, उनको हमें ऐड करना है। तो ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज का अगर हमें समेशन करना होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सिग्मा का यूज कर सकते हैं टू सिंबलाइज। ठीक है,
तो बच्चों पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिग्मा है ना, सिग्मा का रोल होता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो है इंटीग्रेशन का रोल किस तरीके से आता है। तो जैसे कि देखिए हमारे को एक सवाल दिया हुआ है कि अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल। अब जो उसकी लीनियर डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज रो ऑफ द रॉड वेरीज विद द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब इस बार जो डेंसिटी है वो वेरिएबल है ना, x के बढ़ने से हम लोग देख पा रहे हैं कि डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो पहला पार्ट है सवाल का कि फाइंड द एसआई यूनिट्स ऑफ a एंड b, और जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ a, b एंड l। तो बच्चों ऐसे केसेस में हमारे को इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस बार हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती तब तो हम लोग सिंपली बोल देते कि डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, अगर वो कांस्टेंट होता तो सिंपली उसे हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मास मिल जाता। लेकिन अलग अलग जगहों पर डेंसिटी आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग आ रही है। तो हमें ऐसे केस में क्या करना होगा बच्चों, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आप एक काम करिए, किसी भी पर्टिकुलर एक्स लोकेशन पर जाइए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस आगे गए। अब यहां पर अगर आप गए तो आप थोड़ा सा, बहुत जरा सा आगे और जाइए, है ना। कितना आगे जाइए, dx और आगे चले जाइए। x जा करके dx और आगे क्यों गए, क्योंकि हमारे को एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ द रॉड चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले हम लोग देख पा रहे थे कि हमारे को l लेंथ की रॉड यहाँ पर नजर आ रही थी, है ना। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे थे कि l लेंथ की रॉड है। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मेरा फोकस जो है l लेंथ की रॉड से हट करके इस dx लेंथ की रॉड पे आ गया है, ठीक है। तो इसका एड्रेस हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका एड्रेस तो ऑलमोस्ट x ही है ना, क्योंकि x से हम लोग बहुत ज्यादा आगे थोड़ी चले गए कि इसका एड्रेस में कोई खास चेंज आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग इसका एड्रेस क्या कह सकते हैं, x कह सकते हैं। तो इस लोकेशन पर बच्चों हम लोग डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ रो, है ना, रो एट दिस पर्टिकुलर x क्या कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा a प्लस बी एक्स, जैसा कि ऊपर गिवन है, ठीक है। तो अब बच्चों मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है एक dx लेंथ की रॉड, है ना। यहां पर मुझे नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक dx लेंथ की रॉड, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस छोटे से रॉड के लिए तो हम लोग डेंसिटी को कांस्टेंट कह ही सकते हैं ना, और इसकी डेंसिटी कितनी है, a प्लस बी एक्स है। और ये कौन सी डेंसिटी है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर यूनिट लेंथ का मास कितना है, a प्लस बी एक्स है, तो dx लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा, तो यूनिटरी मेथड से हम लोग क्या बोल देंगे, a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो इस छोटे से, है ना, इस छोटे से एलिमेंट के मास को मैं क्या नाम दे सकता हूं, dm दे सकता हूं। तो dm बराबर कितना आ गया, a प्लस बी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग जैसा कि समझ सकते हैं कि अगर हमें क्या करना है, ऐसे सारे छोटे छोटे मासेस को ऐड करना है, तो हम लोग यहां पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। तो आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ dm विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी एक्स इन dx। क्लियर है ये बात। और यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि x कहां से कहां वेरी कराएं कि सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएं। तो आप यहां पर ये देख पा रहे हैं कि पहला एलिमेंट हमारे को तो बिल्कुल x इक्वल टू 0 के पास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग x को बढ़ाते जाएंगे, एलिमेंट मिलते जाएंगे, और ये काम हम लोग कब तक करेंगे, जब तक हम लोग बिल्कुल दूसरे छोर तक ना पहुंच जाए, मतलब x इक्वल टू एल तक। तो बच्चों हमारे को लिमिट यहां मिल गई, x इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है, x इक्वल टू एल तक जाना है। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ y dx का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब जो है ना, बेसिकली वो क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, और हमारे को विथ साइन लेना है ना। अगर हम लोग ऊपर वाले एरिया पे प्लस साइन लगा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले एरिया पे और क्या साइन लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग साइन के साथ एरिया ले रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स बन जाता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या बन गया था, एरिया अंडर, है ना, वाई एक्स ग्राफ। क्लियर है ये बात। और बच्चों यहां पर मैं लिख देता हूं कि कैसा एरिया हम लोग ले रहे हैं, साइंड एरिया ना, मतलब विद साइन हम लोग ले रहे हैं। तो उसी तरीके से बच्चों अगर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स जो है ना, वो जो y फंक्शन है उसका एरिया एक्स एक्सिस के साथ जो आ रहा है ना, वो अगर हम लोग लेते हैं तो उसी तरीके से यहां पर हम लोगों ने क्या करा, यहां पर हम लोगों ने करा इंटीग्रेशन ऑफ
रो डी एक्स, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी एक्स करा, क्योंकि ये a प्लस बी एक्स क्या है, ये तो बेसिकली रो है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मैंने रो एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बना दिया है, ठीक है, और हमें x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू l, है ना, x इक्वल टू l तक ये जो हम लोग देख पा रहे हैं इसका एरिया निकालना है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना, वो तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने इस तरीके का ग्राफ बनाने का ट्राई किया है ना। ये एक लीनियर ग्राफ है बेसिकली, ठीक है, और x इक्वल टू 0 पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डेंसिटी कितनी है, x इक्वल टू 0 पर जो रो की वैल्यू है वो बेसिकली है a के बराबर, और x इक्वल टू l पर जो डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी a प्लस बी एल के बराबर, ठीक है। तो अगर हमारे को इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स का समेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a प्लस बी एल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो तो l है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टोटल मास ऑफ द रॉड, है ना, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm करके जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो बेसिकली कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है 2a प्लस बी एल होल मल्टीप्लाइड बाय l बाय 2 के बराबर। इसको बच्चों आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो टोटल मास हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो टोटल मास जो हम लोग लिख सकते हैं 2al प्लस बी एल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए क्या बन जाएगा, टोटल मास विल बी इक्वल टू al प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो ग्राफ बना है वो कैसा ग्राफ है, वो बेसिकली क्या था, रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स का ग्राफ, है ना, जो किसको रिजेंबल कर रहा था, जो रिजेंबल कर रहा था y बराबर mx प्लस सी जैसे ग्राफ को। तो बच्चों ऐसे ग्राफ में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आ जाता है, वो m के बराबर आ जाता है, जो कि एक कांस्टेंट है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि m जो है वो बेसिकली किसका रोल प्ले करता है, स्लोप का रोल प्ले करता है। और अगर x इक्वल टू 0 पर एट x इक्वल टू 0 अगर y की वैल्यू देखें तो वो कितनी आ रही है, c आ रही है। तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग नाम दे देते हैं y इंटरसेप्ट। क्लियर है ये बात। तो y इंटरसेप्ट जो है वो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन है, c है, ठीक है। तो देखिए बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ग्राफ मैंने बनाया था दैट इज रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स, है ना, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था तो उसमें मैंने यहां पर क्या लिया था, उसमें मैंने b को जो है पॉजिटिव लिया था। मतलब मैंने ये एज्यूम करा था कि जो डेंसिटी है वो लगातार क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर, है ना, इफ b इज नेगेटिव, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती हमारे को ग्राफ बनाने में। हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या बोल देते कि अगर b नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो इस बार जो डेंसिटी है वो लगातार कम हो रही होती, ठीक है। तो उस केस में भी जवाब में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि आप अभी भी देखिए कि एक हाइट अभी भी a है और एक हाइट अभी भी कितनी है, a प्लस बी एल है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे b पॉजिटिव हो चाहे b नेगेटिव हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों सवाल में हमसे एक और चीज पूछी गई थी, फाइंड द एसआई यूनिट्स ऑफ a एंड b। तो देखिए वो भी बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए निकालना। रो इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी एक्स दिया हुआ है। तो रो बेसिकली कैसा टर्म है, ये मास पर यूनिट लेंथ जैसा टर्म है। क्लियर है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रो अगर a प्लस बी एक्स जैसा है तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि a और bx ये दोनों भी कैसे टर्म्स होंगे, ये दोनों भी लीनियर डेंसिटी जैसे ही टर्म्स होंगे, क्योंकि आप जो है ना, दो सेम तरीके की चीजों को ही तो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी प्लस डेंसिटी जैसी टर्म ही ऐड हो सकती है, डेंसिटी प्लस एक्सेलरेशन का तो कोई भी मतलब नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब a कैसा टर्म है, मास पर यूनिट लेंथ जैसा टर्म है, और उसी तरीके से bx जो है वो कैसा टर्म है, वो भी मास पर यूनिट लेंथ जैसा टर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये तो देख पा रहे हैं कि जो a है ना, a जो है वो चूंकि मास पर यूनिट लेंथ जैसा टर्म है, तो a की जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मास के लिए हो जाएगा kg और लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर।
तो ए की एसआई यूनिट हो गई केजी पर मीटर। उसी तरीके से बीएक्स की, है ना, बीएक्स की भी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर। लेकिन एक्स जो है वो खुद कैसा है, वो तो खुद हम लोग देख पा रहे हैं कि वो लेंथ जैसी चीज को डिनोट कर रहा है। तो बी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी केजी पर मीटर तो था ही, इसको अपॉन एक्स मतलब कि अपॉन मीटर, तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए की एसआई यूनिट क्या आ गई, केजी पर मीटर आ गई, और बी की क्या आ गई, केजी पर मीटर स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल से हमने क्या सीखा। इस सवाल में हमने क्या करा था, हम लोग किसी एक्स दूरी पर गए ओरिजिन से, वहां पर dx और आगे जाकर के dx लेंथ का एक रॉड हमने एज्यूम करा। तो हमने ये देखा कि उस एलिमेंटल रॉड का, है ना, जो मास है वो कितना आ रहा था, रो इंटू dx के बराबर है ना, वहां पर की डेंसिटी इंटू यहाँ पर की जो लेंथ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समेशन जब करना चाहा dm का, है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर यूज करा। तो इंटीग्रेशन का यूज क्यों करा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा था। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरीके से कभी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर हमें एडिशन करना होता है तो हम लोग कौन से सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को समझने के बाद हम लोग वापस से डेफिनिट इंटीग्रेशन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है ये मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल गिवन हो x की पावर 5 dx, है ना, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। तो आपसे बच्चों ये पूछा गया है कि किसे डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप x के रेस्पेक्ट में, तो आपको x की पावर 5 मिलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि किसे आप, है ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपको क्या मिल जाए, x की पावर 5 मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों बिना कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद किए हुए भी आप लॉजिकली, है ना, एज अ पजल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैं x की पावर 6 को डिफरेंशिएट करूंगा तभी तो x की पावर 5 जैसे टर्म की मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, तो x की पावर 6 तो इसमें आएगा ही आएगा जवाब में। उसके अलावा आप ये सोचिए कि अगर x की पावर 6 को आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 6 को x के रेस्पेक्ट में, तो जवाब क्या आता है, तो वो आता है 6 उतर करके आएगा, फिर x की पावर 5, ये हमारा जवाब होता है, राइट। लेकिन हमारे को तो सिर्फ x की पावर 5 चाहिए, तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग ये कह देंगे कि अगर इस टर्म को 6 से डिवाइड कर दें तो वो हमारा आंसर होगा। मतलब कि अब हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क को हटा करके सिंपली क्या बोल सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन 6, है ना, तो x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x की पावर 5, तो जो 6 आएगा उसको खत्म करने के लिए नीचे हम लोगों ने 6 लगा रखा है। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों एक और चीज देखिए कि अगर x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन देखें, है ना, x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन देखें तो वो 6x की पावर 5 आता है। तो हमने यही सोचा कि इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर भी ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, सिंपली x की पावर 5 रह जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर x की पावर 6/6 हो प्लस लेटर से सम कांस्टेंट c भी रहा होता, तो भी तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x की पावर 5 ही आएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब आप, है ना, जब आपको दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx, तो आप सिंपली x की पावर 6/6 ना लिखने के बजाय आप यहां पर सेफ साइडेड c भी लिख दीजिए। मतलब कि इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता नहीं ना कि x की पावर 6 को डिफरेंशिएट किया गया है या फिर x की पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया गया है, क्योंकि दोनों केसेस में ही तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 5 ही आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या हम लोग करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपका छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, और उसमें हमने क्या देखा था कि व्हेन फंक्शन इज इंटीग्रेटेड बिटवीन डेफिनेट लिमिट्स, तो उस केस में जो इंटीग्रल है उसको क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। क्लियर है ये बात। और इसको डिनोट कैसे करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट ए से भी लिख देते थे, है ना, इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी, और उसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं।
अब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा कि किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे लेटर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मान लीजिए कोई टर्म आता है, ठीक है। तो अब आपको एक काम और करना होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि आपको लिमिट जो है यहाँ पर उसका ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपने इंटीग्रेट करा और कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया है ना, और लिमिट अभी भी क्या है, ए से बी है। तो आपको एक बार एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, पहले अपर लिमिट पुट करनी होगी और एक बार लोअर लिमिट पुट करनी होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का जवाब होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के ये समझाता हूं, है ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 dx, ठीक है। अब ये हम लोगों ने अभी भी एग्जांपल देखा था। मान लीजिए इसमें लिमिट लगी है 2 से लेकर के 3 तक, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर 6/6 प्लस सम कांस्टेंट c आएगा। लेकिन अब एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिमिट का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अपर लिमिट 3 है और लोअर लिमिट 2 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले, है ना, ये बेसिकली हमारा जो x की पावर 6/6 प्लस c है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा कैपिटल F ऑफ x है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है और एक बार x की वैल्यू 2 पुट करनी है और फिर इन्हें सबट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा कैपिटल F 3 माइनस कैपिटल F 2, है ना, अपर माइनस लोअर। तो अब अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं। तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 6/6 प्लस c, ठीक है। और इसमें क्या घटा देंगे, यहाँ पर हम लोग घटा देंगे 2 की पावर 6/6 प्लस c, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर एक मजेदार चीज आप क्या देख पा रहे हैं कि c तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx 2 to 3, ये बेसिकली क्या बन जा रहा है, तो ये बन जा रहा है 3 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6/6 के बराबर, क्लियर है। तो यहाँ पर c जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या देखा कि इट इज टू बी नोटेड दैट नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इन्वॉल्व्ड इन द इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, क्लियर है ना। तो यहां पर अगर आप सी नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे को टास्क मिला है इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx फ्रॉम 2 to 4। तो देखिए बच्चों इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं एक पजल की तरह इसे ले रहा हूं, है ना, एक पहेली की तरह मैं ले रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं लॉजिकली कि किसको डिफरेंशिएट करने पर मुझे 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर 6x जैसा टर्म होता तो मैं उसे डिफरेंशिएट करता तो मुझे 6 मिल जाता ना विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6x। अब मुझे यहाँ पर लिमिट रखनी है 2 से 4 तक, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6 into 4, फिर उसमें क्या घटाएंगे, 6 into 2। तो देखिए ये कितना आ जा रहा है, 24 minus 12 दैट इज 12, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑल राइट। तो देखिए बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि इस सवाल को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व कर रखा है, पर उस तरीके में फर्क था, है ना। वहां पर हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से एरिया अंडर द ग्राफ निकाल करके हम लोगों ने ये जो आंसर 12 है उसे हासिल करा था, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx फ्रॉम 2 to 4। तो देखिए बच्चों इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए x कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगेन मैं इसे एक पजल की तरह ले रहा हूँ। तो मुझे लॉजिकली लग रहा है कि अगर x स्क्वायर होता तो उसको डिफरेंशिएट करने पर 2x आता, लेकिन मुझे तो सिर्फ x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहां पर कि x स्क्वायर, है ना, अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 आ गया उसे खत्म करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में 2 को रख देते हैं, ठीक है, जो इस 2 को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx को क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2। और हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे लिमिट 2 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अब देखिए अगला टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। तो देखिए बच्चों हमें ये पता है
कि अगर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाता है। तो उसी तरीके से 3x को डिफरेंशिएट अगर मैं सोचूं कि अगर उसे करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 2 से लेकर के 4 तक। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से हमारा जवाब क्या आ जाएगा, यहां से हमारा जवाब आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, पहले तो एक टर्म हमने देखा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्लियर है बात। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 16 अपॉन 2 इज 8 माइनस 4 अपॉन 2 इज 2 प्लस 12 माइनस 3 इंटू 2 इज 6। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कितना आ जा रहा है, 20 माइनस 8 दैट इज 12। तो देखिए बच्चों इसी सवाल को हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था, पर उस बार जो तरीका था वो क्या था, एरिया अंडर द ग्राफ से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3dx निकालना है और लिमिट है 0 से 5। तो यहां पर अगेन हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 5 तक। तो अगेन हम लोग देख पा रहे हैं कि x कब आएगा, जब हम लोग x स्क्वायर अपॉन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 5, फिर इसमें माइनस क्या करेंगे, अब 3 कब आएगा, तो लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि 3x को डिफरेंशिएट करने पर, है ना, 3x को डिफरेंशिएट करते हैं अगर x के रिस्पेक्ट में तो 3 आता है। तो यहां पर भी 0 से 5। अब यहां पर देखिए क्या जवाब आ जाएगा, 5 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 0 की पावर 2 अपॉन 2 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 0। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ जा रहा है 25 अपॉन 2 माइनस 15 के बराबर। तो यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 30। ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जा रहा है, माइनस 5 अपॉन 2 दैट इज माइनस 2.5, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ऑल राइट, तो देखिए बच्चों हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर चुके हैं पहले, है ना। यहाँ पर क्या था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 था, और हम लोगों ने यहाँ पर जो है 0 से 5 तक जो है इसे ऑलरेडी इंटीग्रेट कर रखा था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो वहां से भी आंसर माइनस 2.5 ही आया था। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले देखते हैं इंटीग्रेशन के। वैसे तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्टली लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए, है ना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, तो उन केसेस में अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे तो थोड़ा और आसान हो जाता है। जैसे कि आपको क्या याद होना चाहिए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और आगे हम लोग एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला कब वैलिड नहीं है, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, -1। क्लियर है, क्योंकि आप देखिए उस केस में डिनोमिनेटर जो है वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है ना। वैसे आप देखिए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो है आप लॉजिकली भी सोच सकते थे। आप सोचिए कि x की पावर n जैसा टर्म कब आएगा, जब एक हायर पावर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की पावर n+1 तो आना ही चाहिए था। अब आप सोचिए कि अगर n+1 है ना, अगर x की पावर n+1 है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन उतर के नीचे आएगा, n+1 उतर करके नीचे आएगा। तो उसको गायब करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, नीचे n+1 को लगा दिया, जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और उसके बाद n+1 में से एक घटाएंगे तो वो वापस से n आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली भी आप समझ पा रहे हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए था, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल लेकर के इसको और अच्छे से टैकल करते हैं। जैसे x की पावर 3/2 dx दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या कर देंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ठीक है, और इसमें c ऐड करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 5/2 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस c के बराबर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये रूट एक्स जो है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ हो गया। ठीक है, तो एक्स की पावर हाफ है ना, हमारा सवाल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर हाफ dx। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, और एंड में c ऐड कर देंगे। तो हमारा जवाब क्या हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है,
चलिए बच्चों, तो इसके ऊपर एक और सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि x की पावर क्या है, यहाँ पर -½ है। तो हम लोग सवाल समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -½ dx। तो सिंपली फॉर्मूला यूज करने पर ये क्या बन जाएगा, x की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1। तो ये कितना बन गया, तो ये देखिए बन जाएगा x की पावर ½ अपॉन यहाँ पर आ जाएगा ½ है ना। तो यहाँ पर हमारे को एक c भी ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम लोग c ऐड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा बेसिकली 2√x + c। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो अगला रूल है वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है इसको हम लोग और कैसे मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 को लिखा जा सकता है x की पावर 0। तो अगर फॉर्मूला जो हम लोगों ने पिछले है ना, जो पिछले वाले में फॉर्मूला देखा था उसका अगर इस्तेमाल करें तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। तो बेसिकली ये क्या आ गया, x + c आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या जा रहा है, x + c के बराबर। ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n dx जो है, अगर आपको ये परफॉर्म करना है तो पहली चीज तो आप ये करिए कि इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट को रख दीजिए। ठीक है। आराम से इंटीग्रेट कर लीजिए x की पावर n dx को, और एंड में c से जो है हमारा c यहाँ पर जो था इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मतलब c मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n+1 अपॉन n+1 है ना, ये हमारा आ जाएगा। और एंड में हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगा देते हैं, है ना, जैसा पहले किया करते थे। अब यहाँ पर अगेन आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप n को जो है ना, क्या नहीं रख सकते हैं, -1 नहीं रख सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर n ≠ -1 लिखा है। क्लियर है ये बात। और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x की पावर n dx से क्या मल्टीप्लाई हुआ था, कांस्टेंट हुआ था, तभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन से c को बाहर लिया। ठीक है। चलिए बच्चों, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे को सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ √5x dx। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि इंटीग्रेशन ऑफ √5x dx, इसे और क्या लिखा जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ √5x dx। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो √5 है वो बेसिकली क्या है, वो तो कांस्टेंट है, तो वो चला जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। मतलब ये हो जाएगा √5 इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। क्लियर है ये बात। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमारे को सिंपली यहाँ पर √5 को बाहर रखना है, और √x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि ये x की पावर ½ है, तो x की पावर ½ में 1 ऐड करेंगे और उसी तरीके से ½ + 1 कर देंगे। ठीक है। और इन दी एंड लगा देंगे c। ठीक है। तो ये क्या बन गया, √5, फिर इधर आ गया x की पावर 3/2 अपॉन यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2, और साथ में ऐड कर देंगे कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3 × x की पावर 7/2 dx। तो बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7/2 dx। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/2 + 1 अपॉन 7/2 + 1, और एंड में हमें c लगाना है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, x की पावर ये हो जाएगा 9/2। ठीक है। और डिवाइड इसको किससे कर देंगे, 9/2 से कर देंगे, और एंड में लगा देंगे c। तो ये किस में सिंप्लीफाई हो जा रहा है, तो देखिए 3 से ये 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3 x की पावर 9/2 + c के बराबर। चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से कोशिश करते हैं इंटीग्रेट करने का √6x की पावर 3 dx को। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली √6 मल्टीप्लाइड बाय √x³। ठीक है ना, ऐसा टर्म है ये। तो इसे और क्या लिखा जा सकता है, √6 को बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर 3 और बाहर रूट लगा है, मतलब ये क्या हो गया, x की पावर 3/2 dx। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, √6 तो बाहर है, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 है ना, ये हम लोग यहाँ पर पहले तो लिख सकते हैं, और उसमें क्या ऐड करना होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, तो c आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जा रहा है, तो ये बन जा रहा है √6 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 5/2 अपॉन यहाँ पर भी आ जाएगा 5/2 है ना, और एंड में क्या कर देंगे, c यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं ना। अगला फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है
इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, है ना, जो क्वाइट ऑब्वियस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर u जो है वो भी एक फंक्शन ऑफ x है, v जो है वो भी फंक्शन ऑफ x है। तो अगर इस तरीके से एडिशन है बीच में तो हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे को क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लोग तोड़ सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स में, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, x की पावर 1 है ये, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3। और एंड में हम लोग कलेक्टिवली जो है एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1/3 रूट एक्स डी एक्स। तो हम लोग समझ पा रहे हैं इस सवाल को किस में तोड़ा जा सकता है, रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 रूट एक्स डी एक्स, इसमें, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जो है पहले रूट एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये एक्स की पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। फिर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/3 को बाहर लिया जा सकता है और ये बेसिकली एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो यहाँ जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, क्लियर है। और दोनों के लिए कलेक्टिवली हम लोग एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, पहला टर्म जो है वो बन जा रहा है एक्स की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2, तो इसे हम लोग 2/3 लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्लस इधर क्या आ जाएगा 1/3 तो है ही, फिर ये पहला टर्म क्या हो गया एक्स की पावर 1 माइनस हाफ दैट इज एक्स की पावर हाफ, और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं हाफ आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। और एंड में यहाँ पर सी लगा देंगे, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इससे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। फिर एक्स की पावर -2 है ना ये, तो एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और एंड में सी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, है ना, यहाँ पर 1 - 2 -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स और प्लस आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है बच्चों, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉग एक्स बेस ई, है ना, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, 1 अपॉन एक्स ही तो आता था, क्लियर है। तो इसीलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x बेस ही आएगा और उसमें हमारे को एक c भी ऐड करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे अगला है वो कौन सा है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो हमें ये पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने किसको डिफरेंशिएट किया होगा ताकि हमें e की पावर x मिला। तो ऑब्वियस है कि e की पावर x प्लस c को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें e की पावर x मिल जाएगा, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, है ना। ऑब्वियस है कि साइन एक्स किसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा, तो आपको ये पता होगा कि कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन एक्स आता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, ठीक है। और साथ में हमें पता है कि सी भी ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग ये बात कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और बहुत लॉजिकल बात है कि साइन एन एक्स डी एक्स, है ना, साइन एन एक्स कब आएगा। तो देखिए हमें ये तो कन्फर्म है कि कॉस एन एक्स जैसी चीज तो यहाँ पर होनी ही पड़ेगी, क्योंकि कॉस एन एक्स का ही डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो उस माइनस साइन का ख्याल रखने के लिए एक माइनस हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। अब लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि चेन रूल से जब आप डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एन एक्स को तो क्या आ जाएगा, एक एन भी तो बाहर आ जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए हमने नीचे डिनोमिनेटर में एन लगा दिया, क्लियर है। तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन प्लस सी, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तब जो रिजल्ट आएगा वो होगा साइन एन एक्स, क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। तो देखिए बच्चों, मैं ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं लगाऊंगा। मुझे बस इतना याद है कि साइन ऑफ समथिंग कब आता है,
जब मैं cos ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करता हूँ, एटलीस्ट ये तो मुझे पता है कि cos 3x को डिफरेंशिएट करने पर sin 3x जैसी चीज एक आएगी, है ना। ऑब्वियस है कि माइनस साइन भी रहेगा, पर cos 3x का प्रेजेंस तो जरूरी है। तो cos 3x मेरे आंसर में कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया, cos 3x लिख दिया। अब मैं क्रॉस चेक करूंगा कि बच्चों cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन 3x पहले आएगा, तो मैंने माइनस साइन का ख्याल रखने के लिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि चेन रूल से यहाँ 3 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उस 3 को खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लगाना होगा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस बार हमारे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x + 5। तो अगेन मुझे ये समझ में आ रहा है कि साइन ऑफ समथिंग कब आएगा, जब कॉस ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे। ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन भी आएगा, तो उसका ख्याल रखने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 4x + 5। ठीक है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक 4 जो है वो चेन रूल से एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, डिनोमिनेटर में 4, बस इसमें c ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x + c। तो ये तो होना ही चाहिए था। cos x किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, sin x को ना, तो sin x यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर c तो लगेगा ही। ठीक है, अब उसी तरीके से जो अगला फॉर्मूला वो क्या कहता है, cos ऑफ nx dx है ना, इंटीग्रेशन cos nx dx। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin nx अपॉन n, है ना, प्लस c। तो ये भी आना चाहिए था, क्योंकि sin ऑफ nx को डिफरेंशिएट करने पर cos nx तो आएगा ही, पर चेन रूल से n मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में n रख दिया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे कि cos ऑफ समथिंग कब आएगा, जब साइन ऑफ दैट थिंग रहे। तो साइन ऑफ 4x का तो प्रेजेंस जरूरी है, पर हमें समझ में आ रहा है कि 4 जो है वो उतर करके आ जाएगा, है ना, चेन रूल से। तो उसको खत्म करने के लिए 4 को डिनोमिनेटर में रख देते हैं और c लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 3 - 4x dx। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर cos का टर्म है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कि साइन ऑफ दैट थिंग तो होना ही चाहिए, मतलब साइन ऑफ 3 - 4x का तो प्रेजेंस जरूरी है। अब बच्चों मैं क्रॉस चेक करूंगा कि साइन 3 - 4x को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा। तो साइन 3 - 4x को डिफरेंशिएट करने पर cos 3 - 4x तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चेन रूल से -4 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में -4 को बिठा करके रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्लस c लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं। आपको याद होगा tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx क्या हो जाएगा, tan x + c। फिर cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec² x। तो इसी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस cot x। फिर sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x tan x। तो sec x tan x dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x। ठीक है, और उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx ये क्या हो जाएगा, माइनस cosec x + c। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो भी बहुत लॉजिकल है, जैसे ax + b की पावर n है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या देख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax + b की पावर n + 1 अपॉन n + 1। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि चेन रूल से जैसे ax + b का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल से क्या उतर करके आ जाएगा, तो चेन रूल से a उतर करके आ जाएगा। तो उसका ख्याल रखने के लिए आपको यहाँ पर देखिए dy/dx ऑफ ax + b करना है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि a जो है वो भी एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 3x + 6 की पावर 7 dx, है ना, इसे इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर पावर 7 है तो हमें एक हायर पावर की तो जरूरत होगी, मतलब 3x + 6 की पावर 8 का तो होना जरूरी है। अब अगर मैं उल्टा चलूँ, है ना, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने का सोचूं तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 नीचे उतर करके आ जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए पहले 8 को मैं यहाँ लगा देता हूँ। फिर 8 × 3x + 6 की पावर, चलिए 7 आ गया, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन चेन रूल से यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसको भी खत्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 3 लगाना पड़ेगा और एंड में c लगा करके ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ sec² 3x + 6 dx।
तो देखिए बच्चों यहाँ पर मुझे एक चीज क्लिक कर रही है कि सेक स्क्वायर समथिंग कब आता है, जब मैं tan ऑफ दैट थिंग को डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर tan ऑफ 3x प्लस 6 का तो होना मैंडेटरी है ही, लेकिन tan ऑफ 3x प्लस 6 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ये टर्म तो आएगा ही, लेकिन साथ में चेन रूल से 3 भी आ जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर 3 लगा देते हैं और प्लस c लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट ऑफ 3x माइनस 4 टू द पावर 3 dx। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बेसिकली है क्या, 3x माइनस 4 की पावर 3/2 dx है ना, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हमें क्या लिखना होगा, 3x माइनस 4 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 है ना, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। साथ में चेन रूल का हमें ध्यान रखना होगा, चेन रूल से 3 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना होगा और साथ में यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए हो जा रहा है 3x माइनस 4 टू द पावर, ये बन जाएगा 5/2 और इसे डिवाइड किसके साथ करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 है ना, तो ये हो जाएगा 15 और ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए a तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज बाहर रहेगा। अब 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है ना, 1 अपॉन समथिंग जैसा टर्म कब आता है, जब हम लोग ln ऑफ दैट थिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ln ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखना पड़ेगा, पर चेन रूल का ध्यान रखते हुए हमारे को समझ में आ रहा है कि ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन जो कि a हो जाता है उससे इस पूरे टर्म को डिवाइड करना होगा। तो a से a कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ln ऑफ ए एक्स प्लस बी और साथ में c भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और अच्छे समझते हैं। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपॉन 2x प्लस 5 dx। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x प्लस 5 dx। क्लियर है ये बात। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 6 को तो मैं एज इट इज रख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये 1 अपॉन एक्स जैसा फंक्शन है। तो 1 अपॉन एक्स जैसा टर्म कब आता है, जब मैं ln ऑफ 2x प्लस 5 है ना, ln ऑफ 2x प्लस 5 यहाँ पर लाना ही पड़ेगा हमारे को। अब लेकिन देखिए चेन रूल से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ln ऑफ 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करने पर 1 अपॉन 2x प्लस 5 तो आएगा ही, लेकिन साथ में 2 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो उसे खत्म करने के लिए हमारे को क्या लगाना होगा, डिनोमिनेटर में 2 लगाना होगा और साथ में यहाँ पर c ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर देखिए क्या हो गया, 3 टाइम्स ln ऑफ 2x प्लस 5 प्लस c, और इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ln ऑफ 2x प्लस 5 की पावर 3 प्लस c के बराबर। ठीक है, तो ये स्टेप देखिए बच्चों मैंने किस तरीके से लिखा, मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया कि log ऑफ x टू द पावर n, ये क्या होता है, n टाइम्स log x। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये रिजल्ट लिखा। ऑलराइट, इसी तरीके से बच्चों अगला एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग फिर से समझ पा रहे हैं कि 1 अपॉन x जैसा टर्म है, तो ये कब आएगा, जब हम लोग ln ऑफ 2x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि 2 जो है ना, वो चेन रूल की वजह से बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो उसे खत्म करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं और फिर c लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो कुछ प्रैक्टिस डेफिनेट इंटीग्रल्स की भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर a टू b। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को ये याद है कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, -1 अपॉन एक्स यूज करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, इसका जवाब -1 अपॉन एक्स, और हमारे को लिमिट क्या पुट करनी होगी, a से b तक। तो क्या आ जाएगा जवाब, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन b। ठीक है, अब इसमें से क्या घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे जब a पुट करेंगे, मतलब -1 अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास है ना, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। मतलब कि अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस a अपॉन ए बी, यही हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 3 dt फ्रॉम 0 to 5। तो देखिए बच्चों, अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो हमारे को जरूरत पड़ेगी यहाँ पर y इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 3 के ग्राफ की। क्लियर है,
और y इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 3 का ग्राफ अगर बनाना है तो उसके लिए हमारे को पहले मदद लेनी पड़ेगी y इक्वल टू t माइनस 3 के ग्राफ की। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे y इक्वल टू t माइनस 3 के ग्राफ बनाने की। अब इस ग्राफ की खासियत क्या होने वाली है y इक्वल टू t माइनस 3 के ग्राफ की? हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है वो बेसिकली क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो c है ना, जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कांस्टेंट है वो कितना है, -3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर t की वैल्यू 0 है वहां पर y की वैल्यू -3 है। मतलब ये हमारा जो है ये क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लियर है ये बात? तो ये देखिए बच्चों, हम लोगों ने y एज अ फंक्शन ऑफ t यहां पर बनाया है। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, y इंटरसेप्ट जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि वो -3 है ना, तो यहां पर ये -3 कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है, -3 है। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पर देखिए हमारे को 0 से 5 तक का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू t माइनस 3 में t इक्वल टू 5 लिखे है ना, एट t इक्वल टू 5 y की वैल्यू क्या हो जा रही है, तो देखिए वो हो जा रही है 2 के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ पर कहीं पर मैं 2 दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एट t इक्वल टू 5 y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, y इक्वल टू t माइनस 3 का ग्राफ बना है। ठीक है, अब अगर हमारे को क्या चाहिए, y इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 3 का ग्राफ, अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 3 का ग्राफ चाहिए तो हमारे को क्या करना होगा। आप लॉजिकली सोचिए कि जहां पर y नेगेटिव हो रहा है वहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मॉड की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिस रीजन में ये नेगेटिव है उस रीजन को हमें क्या करना है, पलट देना है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके अबाउट हमारे को क्या करना है ना, इसके अबाउट हमारे को इसे रिफ्लेक्ट करवाना है। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होगा ग्राफ। तो देखिए बच्चों, जहां पर ये नेगेटिव हो रहा था वहां पर हम लोगों ने इसको पलट दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो t की एक्सिस है उसके अबाउट ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू, अब ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ t माइनस 3 का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 3 dt देखें, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 5 तक, तो मॉड ऑफ t माइनस 3 का ग्राफ तो ये हो गया। तो अब अगर हमारे को ये एरिया चाहिए, है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है वो बेसिकली ये रहा। ठीक है, और वही इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 3 dt के भी बराबर आ रहा है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हाफ इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट 3 है ना, तो हाफ इंटू 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें हाइट 3 है और बेस भी 3 है, और एक ट्रायंगल है जिसमें बेस 2 है ना, बेस 2 यूनिट का है और हाइट भी 2 यूनिट की है। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, या फिर आप इसे इंटीग्रेशन कह सकते हैं, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा, देखिए 9/2 दैट इज 4.5 प्लस 2 दैट इज 6.5। यही हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ कर्व इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू sin x, then what is the area enclosed by the curve and x axis between x इक्वल टू 0 and x इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है 0 से पाई तक, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है, मतलब हर जगह y की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इस बार हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx कर दें, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो ये जो हमारे को देगा वो एरिया के बराबर होगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ cos x। क्लियर है, तो यहां पर अब हमें लिमिट क्या पुट करनी होगी, 0 से लेकर के पाई। तो ये कितना आ जा रहा है, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा cos पाई माइनस cos ऑफ 0। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो आ जा रही है माइनस
और इधर आ जाएगा cos पाई की वैल्यू -1 माइनस cos 0 इज 1। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वैल्यू 2 के बराबर आ जा रही है। क्लियर है ये बात? तो 0 से पाई तक साइन के ग्राफ में जो एरिया एनक्लोज्ड है वो कितना है? वो है 2। ठीक है। इस सवाल से बच्चों रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि जैसे 0 से पाई तक का एरिया हम लोगों ने कितना कह दिया? 2 कह दिया। ठीक है। लेकिन हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो पाई से 2 पाई तक का भी एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो हमारा जवाब क्या हो जाता? हमारा जवाब हो जाता 0, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है? y इंटू डी एक्स करना। तो जब पॉजिटिव साइड में है तब तो y पॉजिटिव है, तो y इंटू डी एक्स पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव y की तरफ आ रहे हैं तब हम लोग देख पा रहे हैं कि y डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, एरिया तो चलिए पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि y इंटू डी एक्स का समेशन जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है the changes in a function y and the independent variable x are related as dy by dx is equal to x square. Find y as a function of x. तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या दे रखा है? dy by dx दे रखा है इक्वल टू x square। ठीक है। तो अब हमारे को y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना है। तो देखिए अगला स्टेप हम लोग यहां से क्या ले सकते हैं? dy को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर dx के बराबर, और अब आप समझिए कि हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तभी तो ये y बनेगा। तो देखिए बच्चों, ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy आता है, तो उसी तरीके से dy अगर है तो उसे इंटीग्रेट करेंगे तभी तो y आएगा। ठीक है। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो यहां पर चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, इसलिए हमारे को यहां पर एक कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ a sin ओमेगा टी डी टी वेयर a एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। और यहां पर लिमिट है 0 से t तक की। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि a और ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि a जो है वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया? a टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी 0 से लेकर के t तक। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, साइन ऑफ समथिंग कब आता है? साइन ऑफ समथिंग जो है वो लाने के लिए एटलीस्ट हमारे को माइनस ऑफ कॉस को डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना जरूरी है? माइनस कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन ओमेगा टी तो आएगा ही, पर चेन रूल से बच्चों मुझे ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां पर ओमेगा तो कांस्टेंट है ना। ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो है टी के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा। तो उसे खत्म करने के लिए हमारे को नीचे ओमेगा को रखना पड़ेगा। ठीक है। और यहां पर लिमिट रहेगी 0 से लेकर के टी तक। ऑलराइट। अब बच्चों आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? माइनस ए अपॉन ओमेगा आ गया, और यहां पर हमें क्या लिखना है? कॉस ओमेगा टी कहां से कहां तक? 0 से टी तक। इस तरीके से हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। तो जरा देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ए अपॉन ओमेगा, फिर पहला टर्म हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी जब टी की वैल्यू टी पुट करेंगे, फिर उसमें क्या घटाएंगे? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी में टी की वैल्यू 0, तो ये कॉस 0। ठीक है। अब यहां पर केयरफुल रहिएगा बच्चों, कॉस 0 जो है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा? माइनस ए अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 1। ठीक है। और अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बाय ओमेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब एक ऐसा सवाल देखते हैं जिस तरीके के सवाल के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है। तो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारे को किस तरीके के सवाल मिल सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सवाल लिखा है द वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड एज v dv by dx is equal to minus omega square x at x equal to 0 v equal to v naught. Find the velocity v when the displacement becomes x. तो यहां पर बच्चों हमारे को बेसिकली इस चीज से मतलब है कि दिया क्या हुआ है? v dv by dx is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
और हमारे को क्या चाहिए, v चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। जो काम हम लोगों ने पिछले सवाल में किया लगभग वैसा ही काम हमें इस बार फिर से करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, ये जो ओमेगा है वो बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर है ये बात। तो देखिए हमारे को एक कंडीशन भी यहाँ पर दे रखी है कि x इक्वल टू 0 रखने पर v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, v0 आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा हम लोगों ने पिछले सवाल में डिस्कस करा था, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। क्लियर है। तो x के साथ अब dx दिख रहा है, v के साथ dv दिख रहा है, तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। और हमारे को एक लिमिट भी पता है ना। हमारे को ये पता है कि अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो v की वैल्यू क्या है, v0 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी x पर लेटर से वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन v dv का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और इसमें लिमिट क्या रखेंगे, v0 से लेकर के v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से लेकर के x तक। क्लियर है। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 2, और इधर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि 0 भरने पर तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 देखिए हम कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहां से आ जा रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहां से हमारे पास v फाइनली क्या आ गया, v इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ v0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल फंक्शन, है ना। हम लोगों ने v एज अ फंक्शन ऑफ x बना दिया एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द चार्ज फ्लोन थ्रू अ सर्किट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t एंड t प्लस dt is given by dq is equal to e to the power minus t by tau dt, where tau is a constant. Find the total charge flown through the circuit between t equal to 0 to t equal to tau. तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या देख पा रहे हैं इस सवाल में कि t टाइम से लेकर के t प्लस dt टाइम तक, मतलब कि टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया, dt हो गया। तो इस dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा, तो इस dt टाइम में dq चार्ज फ्लो करा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, e की पावर माइनस टी बाई टाउ dt के बराबर। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे को 0 से टाउ टाइम इस बड़े से इंटरवल तक में टोटल चार्ज फ्लो निकालना है तो हमें क्या करना होगा, dq को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई टाउ dt को इंटीग्रेट करना होगा कहां से कहां तक, तो टाइम इंटरवल दिया है 0 से टाउ तक, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, तो देखिए e की पावर समथिंग, है ना। ये कब आएगा, जब सेम यही चीज हो, मतलब e की पावर माइनस टी बाई टाउ का होना तो एटलीस्ट कंपलसरी है। लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर e की पावर माइनस टी बाई टाउ को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर माइनस टी बाई टाउ के अलावा चेन रूल से और क्या आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई टाउ भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 अपॉन टाउ जो है वो तो कांस्टेंट है और वो t से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस 1 बाई टाउ को रेडी रखना होगा, ताकि जैसे ही डिफरेंशिएट करने पर माइनस 1 अपॉन टाउ आए तो उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। और हमारे को लिमिट क्या रखनी है, 0 से लेकर के टाउ तक, ठीक है। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो Q की वैल्यू यहाँ से, है ना, टोटल चार्ज की वैल्यू क्या आ जा रही है, तो माइनस टाउ, है ना, पहले तो ये बाहर है, और फिर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, पहले टाउ की वैल्यू, है ना, t की वैल्यू टाउ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए t की वैल्यू अगर मैं टाउ पुट करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाउ बाई टाउ, और t की वैल्यू अब हमें 0 पुट करनी है तो माइनस e की पावर ये 0 हो जाएगा सिंपली। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टाउ मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस 1 माइनस e की पावर 0 इज 1, ठीक है। तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जा रहा है, q इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन ई, ठीक है। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ अप्रोक्सीमेशंस की, और सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, इसका कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 1 प्लस 0.0
0.01 की पावर 2। अगर मैं कहूँ कि ये कैलकुलेट करिए तो आप क्या बड़े आराम से कर सकते हैं ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, 1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 0.01 इंटू 1, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितने के बराबर आ जा रहा है, 1 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.001, ठीक है। और अगला टर्म क्या आ जाएगा, प्लस 0.02। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 1.0201। क्लियर है। तो 1 प्लस 0.01 की पावर 2 का रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक बहुत नोटिसेबल चीज है यहाँ पर कि 1 और 0.02 के कंपैरिजन में ये वाला टर्म जो है वो बहुत ही छोटा है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से लगाते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि सिंपली 1 प्लस 0.01 की पावर 2, इसकी वैल्यू जो है ये ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस, अब हमें क्या करना है, ये जो पावर है ना, उसको नीचे उतार करके लाना है और मल्टीप्लाई कर देना है इस टर्म के साथ, मतलब कि 0.01 के साथ। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1 प्लस 0.02 मतलब 1.02, ठीक है। और अगर हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू देखी थी, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, तो वो थी 1.0201, और जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो है 1.02। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर आपसे कोई कहे कि 0.99 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी बताइए, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि 0.99 इज नथिंग बट 1 माइनस 0.01, ठीक है। तो 1 माइनस 0.01 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें, इसे ओपन करें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस हम लोग देख पा रहे हैं अगला टर्म आ जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2 इंटू 0.01। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0.0001 माइनस 0.02। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाला टर्म बहुत छोटा है ना, एज कंपेयर टू द अदर टू। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 1 माइनस 0.02, है ना, अगर ये कैलकुलेट कर लें तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से बच्चों हमारा अप्रोक्सीमेटेड आंसर क्या आएगा, 0.98, ठीक है। तो 0.99 की पावर 2 जो है, देखिए बड़े आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली यूजिंग दिस अप्रोक्सीमेशन, ओके। तो देखिए बच्चों इन दी एंड हमारे को क्या याद रखना है, 1 प्लस एक्स की पावर n जो है, दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस n इंटू एक्स। और इसी तरीके से 1 माइनस एक्स की पावर n जो है, ये किसके ऑलमोस्ट बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1 माइनस एन एक्स के। क्लियर है ये बात। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई है कि x शुड बी मच मच लेस देन 1, ठीक है। चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस। तो इस केस में देखिए हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले कि अगर थीटा जो है वो कैसा हो, अगर थीटा जो है वो वेरी स्मॉल हो, तो उस केस में हम लोग ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा एंड बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है और O उसका सेंटर है, लेट OB बी अ रेडियस, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो O पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और B से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर, और लेटर से कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो पॉइंट का नाम मैंने C दे दिया। तो यहाँ पर लेटर से एक जनरल एंगल है फाई, तो हम लोग यहाँ पर साइन फाई को क्या कह सकते हैं, साइन फाई कितने के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस है OB के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग टैन फाई भी बोल सकते हैं ना, टैन ऑफ फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी BC अपॉन OC के बराबर, ठीक है। तो बच्चों कुल मिलाकर के हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन फाई जो है वो क्या आ रहा है, R अपॉन OB आ रहा है, और टैन फाई जो है वो R अपॉन OC आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक्स एक्सिस और इस OB लाइन के बीच में हम लोग देख पा रहे थे कि फाई एंगल था जो कि एक जनरल एंगल था। अब मैंने B के बदले एक B डैश पॉइंट सेलेक्ट किया सच दैट कि OB डैश और इस एक्स एक्सिस के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एंगल थीटा है वो कैसा है, थीटा जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल हमें नजर आ रहा है। क्लियर है ये बात।
अब देखिए बच्चों, मैंने बी डैश पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करी, है ना, ये परपेंडिकुलर का फुट है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट जो लेटर से इस पॉइंट को मैं सी डैश नाम दे रहा हूं, तो ये जो सी डैश पॉइंट है दैट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वो ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि कहां पर लाई कर रहा है बच्चों, सर्कल पर लाई कर रहा है ना। और जैसे जैसे मैं इस थीटा को और छोटा करता जाऊंगा, आप समझ पा रहे हैं कि सी डैश पॉइंट जो वो ऑलमोस्ट सर्कल पे ही लाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, अगर अब मैं यहां पर किसकी बात करूं, अब लेटर से कि मैं साइन ऑफ थीटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू इस बार हमें क्या नजर आ रही है, तो ये देखिए बच्चों हो जाएगा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बी डैश सी डैश अपॉन ओ बी डैश के बराबर, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी डैश अपॉन ओ बी डैश, तो देखिए आर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, tan थीटा की वैल्यू इस बार कितनी आ रही है, तो tan थीटा देखिए इस बार आ जाएगा परपेंडिकुलर बी डैश सी डैश अपॉन बेस, दैट इज ओ सी डैश के बराबर। क्लियर है ये बात? इसके अलावा देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि ये जो बी डैश सी डैश है, ये ऑलमोस्ट हमें किसके जैसा नजर आ रहा है, ये जो बी डैश सी डैश है ये हमें आर्क लेंथ की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी डैश सी डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर इंटू थीटा। क्लियर है ये बात? तो क्योंकि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि थीटा जो है हम लोग किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग यहां पर बी डैश सी डैश को ऑलमोस्ट किसके बराबर कॉल कर सकते हैं, आर थीटा के बराबर। तो यहां से थीटा क्या आ गया, थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बी डैश सी डैश अपॉन आर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो OC डैश है ना, ये जो OC डैश है ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आ गया, तो ये ऑलमोस्ट R के बराबर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग फाइनली क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा कितने के बराबर आ जा रहा है, बी डैश सी डैश अपॉन आर के। टैन थीटा किसके बराबर आ जा रहा है, ये भी ऑलमोस्ट आ जा रहा है बी डैश सी डैश अपॉन आर के। और थीटा जो है वो भी किसके बराबर लगभग आ रहा है, बी डैश सी डैश अपॉन आर के। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फॉर स्मॉल एंगल्स है ना, फॉर स्मॉल एंगल्स हम लोग क्या कह सकते हैं, थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है ये बात? लेकिन थीटा हमें किस में रखना होगा, रेडियंस में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि साइन ऑफ लेटर से 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर 2 डिग्री हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक ऐसा एंगल है, एक बहुत ही स्मॉल एंगल है। क्लियर है ये बात? तो मैंने आपको क्या कहा था, साइन थीटा बिकम्स थीटा, लेकिन थीटा को हमें पहले किस में लाना होगा, रेडियन में लाना होगा, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू 2, है ना, इतने रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है, तो ये बराबर आ जा रहा है पाई बाय 90 रेडियन के। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि साइन ऑफ पाई बाय 90 रेडियन ये कितने के बराबर आ जाएगा, सो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई बाय 90 ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखिए, है ना, अगर छोटे एंगल्स हैं, बहुत स्मॉल एंगल्स हैं, तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहां पर ये भी देख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जिसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि फॉर स्मॉल एंगल्स, अगर हम लोग स्मॉल एंगल्स की अगर यहां पर बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा कितने के बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2 टाइम्स थीटा स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर, है ना, जिसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लिया है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा कि स्मॉल एंगल के केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 माइनस
थीटा स्क्वायर अपॉन 2 हो जाती है, लेकिन ये याद रहे थीटा किस में रहेगा, रेडियंस में रहेगा। ओके चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। हम लोगों ने इस लेक्चर में दो चीजें देखी, इंटीग्रेशन और अप्रोक्सीमेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।